देवभूमि के दंगल में वापस लौटते हैं और आज देवभूमि के दंगल में जिक्र चढ़ा चुनावी रंग, विपक्ष दंग। लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में विपक्षी दलों को खत्म करने की साजिश पर नई बहस की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के खातों में रोक लगाने वाले विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच के साथ ही कांग्रेस, बसपा, सपा समेत तमाम दलों के नेताओं को बीजेपी में शामिल करने से माना जा रहा है और बीजेपी विपक्षी दलों के अस्तित्व को ही समाप्त करने की कोशिश में लगी हुई है, ऐसा माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले देश के साथ ही देवभूमि उत्तराखंड में इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्षी दलों का यह भी कहना है कि देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात हो गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने बीजेपी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में परेशान करने की नीयत से मोदी सरकार विपक्षी दलों के नेताओं का उत्पीड़न कर रही है और उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज किए जाने को लोकतंत्र की हत्या बताया है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी विपक्ष मुक्त भारत करने की साजिश कर रहा है? इसी मुद्दे को लेकर आज विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देश में लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही विपक्षी दलों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल एक तरफ जहां ईडी और सीबीआई की जांच की आंच से परेशान नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी है, तो वहीं इसी बीच विपक्षी दलों के सामने अब कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं और इसी के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के खातों पर लगी रोक ने विपक्षी दलों की चिंता बढ़ा दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा का कहना है कि मोदी सरकार के राज में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी विपक्षी दलों को परेशान कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर 14,40,000 की अनियमितता के मामले में आयकर विभाग ने इसमें 106% की पेनल्टी 210 करोड़ रुपए लगा दी है, जबकि नियमों के अनुसार इस पर ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए तक का जुर्माना लिया जा सकता था। देखिए, बीजेपी की सरकार लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। भारत की जो पहचान है एक डेमोक्रेसी के लिए और अच्छे लोकतंत्र के लिए भारत पूरे विश्व में जाना जाता है, उस पर बीजेपी ने आक्रमण किया है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से विपक्षी दल के नेताओं को धमकाने तक ये थे। कल जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, वो इसमें एक और स्टेप है। और साथ में कांग्रेस के 14,40,000 के एक मामले में, जिसमें रिटर्न भरने में केवल 30-40 दिन की देरी हुई, 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए तक भी अगर कहीं कोई पेनल्टी लगती समझा जा सकता था, लेकिन 14,40,000 के केस में 215 करोड़ रुपए की 215 करोड़ रुपए के आसपास की जो है रिकवरी की गई है। केजरीवाल जी का जो प्रकरण है वो आप सबको पता है कि अब अदालत पे तत्वाधान में आ गया है। अदालत उसको देख रही है और वो सारे साक्ष्यों पर, सारे जो भी दलीलें होंगी, पक्ष विपक्ष दोनों को सुनने के बाद निर्णय आएगा और वो कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया के तहत ये हुआ है। इससे पहले भी उनके मंत्री हैं सत्येंद्र जैन और सिसोदिया जी, वो पहले से ही जेल में है, तो उसी प्रक्रिया के तहत उन पर भी कहीं न कहीं जो जांच कंपनियां हैं। वहीं एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के खातों को सीज होने पर सियासत गरमाई हुई है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में चुनाव से पहले लगातार विपक्षी दलों को बीजेपी एक के बाद एक झटके दे रही है और इसी के तहत पूर्व बसपा विधायक हरिदास ने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी को ये बड़ा झटका माना जा रहा है और हरिदास
3 बार के विधायक भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी या कांग्रेस पार्टी के भी कई नेताओं को शामिल कर चुकी है। इसी के तहत एक विधायक, 4 पूर्व विधायक, 1 पूर्व सांसद प्रत्याशी और 2 विधानसभा प्रत्याशी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि ये अभी शुरुआत है, आगे कई बड़े नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया जाना है। आज सदस्यता ग्रहण की है क्योंकि मुझे वहाँ जिस दिन से हमारे धामी जी ने जो सभी का एक अपनापन वो करा था कि भाई समान अधिकार कानून लाए थे, तो उस कानून को हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने शुरू किया था, लेकिन वो कर नहीं पाए थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे संविधान बनाया नहीं हो पाया था। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया है, मैं उनकी इस नीति से बहुत प्रभावित होगा, क्योंकि वहाँ हमारा दिक्कत ये थी हमारे सामने कि वहाँ काम करने का मौका नहीं मिल रहा था, काम करने के लिए कहीं भी कोई छूट नहीं थी। हम कर रहे हैं ना, हमने कराया है और ये ठीक है कि हर व्यक्ति बारे विचार करने के लिए हमारी एक कमेटी है, वो कमेटी तय करती है और कमेटी के आधार पर हम उनको सदस्यता दिला रहे हैं। बहुत लोगों से संपर्क है, कुछ दिन में और भी आपको सुनने को मिलेगा। नहीं, देखिए केजरीवाल जी की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है उसे कौन सही ठहरा सकता है और किस एंगल से उसे सही ठहराया जा सकता है। आज देश में अघोषित आपातकाल है, एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को आप जो है इस तरीके से गिरफ्तार कर रहे हैं और वो भी आचार संहिता के बीच में, जब देश के अंदर लोकतंत्र का महाकुंभ चल रहा है। आखिर विपक्ष जो है अपनी आवाज को कैसे उठाएगा। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रहा विपक्ष अब नई मुश्किलों में घिर गया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी विपक्ष मुक्त भारत करने की दिशा में लगा हुआ है? क्या 2024 का चुनाव विपक्ष के लिए करो या मरो का चुनाव है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। वाकई जिस तरीके से एक के बाद एक जो गतिविधियां सामने आ रही हैं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, विपक्ष का अकाउंट सीज होना, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जिस तरीके से लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, ये तमाम मुद्दे विपक्ष की चुनौती को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव जो है वो क्या विपक्ष मुक्त करने की वाकई सत्ता पक्ष की साजिश है? आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता नवीन पेरशाली जी जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल जी हैं कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संगीता शर्मा जी, आप आम आदमी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पीसी थप्पलियाल जी, यूकेडी के वरिष्ठ नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत नवीन पेरशाली जैसे कर लेते हैं, बीजेपी प्रवक्ता से। नवीन जी, क्या साजिश क्या है, मंशा क्या है सत्ता पक्ष की? एक के बाद ईडी और सीबीआई की कार्यशैली को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है और नाराजगी देश के कोने कोने से भी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि वो बात अलग है कि सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि लोग खुश हैं, हर कोने में ढोल नगाड़े बजते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ढोल नगाड़ों की धुन अभी तक सुनाई नहीं दी। देखिए सूर्य जी, इसमें क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के सुशासन ने सभी एजेंसियों को खुली छूट दे रखी कि जहां पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसको उजागर किया जाए, और उसको देखते हुए सारी एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी कार्रवाई कर रही हैं। घोटाला हुआ है, इसको सभी मान रहे हैं और इस बात की भी सभी लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा घोटाला किस साजिश से किया गया है, अब वो सबके सामने आ रहा है। तो साजिश तो दूसरी पार्टियां कर रही थी, जिस साजिश का उजागर देश की जनता के सामने सरकार की एजेंसियों ने किया है, न कि सरकार ने किया है। सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई हाथ नहीं है। ये एक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हुई है। ईडी का संबंध बहुत टाइम से, जैसे कि केजरीवाल जी को जा रहा था, वो लगातार नौटंकी करने का प्रयास कर रहे थे, जिस प्रकार पूर्व में भी उनका इतिहास रहा है कि किसी भी मुद्दे को लेकर वो एक नौटंकी करें, उसका एक जनता में परसेप्शन बने, लेकिन यहाँ पर ये हो नहीं पाया। आपने देखा कि लेकिन ईडी की कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ईडी इतनी एक्टिव, जो पिछले कुछ सालों में इतनी एक्टिव नहीं थी, वो अचानक से विपक्ष के लिए इतनी एक्टिव हो गई।
नहीं, देखिए ये पक्ष विपक्ष का सवाल नहीं है। जो घोटाले करेगा वहां पर ईडी एक्टिव होगी, क्योंकि उसको एक्टिव करने के लिए जो सुशासन चाहिए, जो स्वतंत्रता चाहिए, वो सरकार ने उसको दे रखी है। पिछली सरकारों में आप अगर देखेंगे कि ईडी ने केवल 5,000 करोड़ का आज तक पैसा जब्त किया था, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ईडी ने 1 लाख करोड़ रुपया जो है सरकार के खाते में जमा किया है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से काम हो रहा है। सुशासन का ये बदलाव है, आप इसको कह सकते हैं। और देश में इस वक्त भ्रष्टाचार पर बदलाव की तस्वीर में सवाल नहीं उठने चाहिए। जिस तरीके से आज चुनावी मंचों में जनसभा के दौरान ये कहना पड़ रहा है कि सत्ता पक्ष के द्वारा इतनी योजनाएं जनहित में चलाई गई, और जो पेनल्टी को लेकर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 14 लाख समथिंग 40,000 में आपने पेनल्टी जो लगाई, तो आखिर इतनी ज्यादा राशि 210 करोड़ बहुत ज्यादा लगना चाहिए था। 10,000 से 1 लाख तक का इस तरीके का भी आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको थोड़ा साफ कर दीजिए। ये तो सिस्टम है, वो सिस्टम कैलकुलेट करता है। कोई भारतीय जनता पार्टी का कैलकुलेटर कैलकुलेट नहीं कर रहा, या आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। ये सिस्टम है जो इनकम टैक्स का है। घोटाला हुआ होगा। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, जहां पर कांग्रेस की खाते फ्रीज करने की बात है, ये देखिए दुष्प्रचार कैसे कर रहे हैं। इनके कई खाते हैं और कुछ खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, और फ्रीज उस लिमिट तक के हैं जो इन्होंने इनकम टैक्स देना है। ये कहा गया है कि आप इतना पैसा नहीं निकाल सकते, बाकी पैसा निकाल सकते हैं। और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे खाते इनके फ्रीज कर दिए गए, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये केवल और केवल सहानुभूति जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी हार को स्वीकार कर चुके हैं लड़ने से पहले ही। ये कैंडिडेट खड़े नहीं कर पा रही आज कांग्रेस इस देश में। हालत ये होगी कांग्रेस की। कांग्रेस समाप्ति नहीं, आज इनके खाते नहीं बल्कि कांग्रेस फ्रीज हो चुकी है। आप देख सकते हैं, इनकी बुद्धि फ्रीज हो चुकी है, इनकी सारी कार्यशैली खत्म हो चुकी है। तो इसमें ये जो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे खाते फ्रीज कर दिए, मैं दोबारा आपके माध्यम से पूरी जनता को ये बताना चाहता हूं कि खाते फ्रीज उसी लिमिट तक हुए हैं जितना इनकम टैक्स देना है। बाकी सारा पैसा इनका खुला हुआ है। ये पैसा निकाल भी सकते हैं, पैसे को खर्च भी कर सकते हैं। जो इनकम टैक्स का इन्होंने देना, सरकार का पैसा देना, उसको फ्रीज किया गया, उसको रोका गया है। और मैं समझता हूं उसमें ये बनता भी, अगर सालों से आप आदी थी कांग्रेस इनकम टैक्स, क्योंकि सरकार उनकी थी, माई बाप बने हुए थे इस देश के, लूट मची थी खुली, तो कौन टैक्स दे रहा है, क्या दे रहा है? अब क्योंकि सरकार बदल चुकी है, सुशासन आ चुका है, यहां पर एक ऐसा व्यक्ति सत्ता में बैठा है जो न खाएगा न खाने दूंगा की बात करते हैं, और इस देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने की जो बात कर रहे हैं, वो नेता यहां पर आ गए, वो नेतृत्व आ गए, वो नीति आ गई है। इसलिए ये सब बदलाव आपको दिख रहा है। और बदलाव से कांग्रेस और जो विपक्षी दल है, जो भ्रष्टाचारी दल है, वो घबरा चुके हैं इस वक्त। उनकी सत्ता पक्ष में भ्रष्टाचार नहीं है, जीरो टॉलरेंस की नीति काम कर रही है। ठीक है, सत्ता पक्ष का ये मानना है। विपक्ष का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस से आशीष नौटियाल जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र सेठ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आशीष नौटियाल जी, ये क्या वाकई सहानुभूति लेने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से, क्योंकि जिनका टैक्स पे करना है वही अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं? देखिए मैडम, बहुत ही बेईमान लोग हैं, और जो इन बेईमानों का साथ दे रहे हैं, जो इनके प्रवक्ता बने या कोई भी है, वो बेईमानी में वो भी उनका साथ दे रहे हैं जो इनके गुरुजी करते हैं। आप देखिए मैडम, चुनाव का समय है, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि अपने साथ जो दूसरा लड़ रहा है उसको अड़ंगी दे दो। अरे एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। पढ़ाई में जैसे होता है कंपटीशन, कि मैं और अच्छा पढ़ूं और अच्छे नंबर लाऊं, ना कि ये नहीं कि जो बगल में जो दूसरा पढ़ाई कर रहा है उसकी टांग तोड़ दो, उसका हाथ तोड़ दो और कहो कि नहीं। एग्जाम्पल अच्छा है आशीष जी, लेकिन ये राजनीति में लागू नहीं होता। राजनीति में हेल्दी कुछ भी नहीं रहता। यहाँ भी लागू होता है। आप बताएं, आपको लगा अरविंद केजरीवाल बोल रहा है उसको बंद कर दो, संजय सिंह को बंद कर दो, मनीष सिसोदिया को बंद कर दो, कांग्रेस के खाते सीज कर दो, क्या अड़ंगी नहीं देना तो क्या है? आप बताएं, हमारे माननीय गणेश गोदियाल जी चुनाव लड़ रहे हैं पौड़ी लोकसभा सीट से, आप उनको इनकम टैक्स का नोटिस भेज दो। क्या यही समय है? आप बताएं, ये सब काम क्या 1-2 महीने बाद नहीं हो सकता? क्या अरविंद केजरीवाल भाग जाता देश छोड़ के? कहाँ जाते अरविंद केजरीवाल? सीएम है, आप 2 महीने बाद गिरफ्तार कर देते। चुनाव से पहले आप उसको अड़ंगी देने का काम कर रहे हैं, आदमी को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। ये हमारे कोई भी आदमी के साथ अगर एक नोटिस आ जाए, वो बेचारा टेंशन में आ जाएगा, वो चुनाव प्रचार करेगी, उस नोटिस के जवाब दे, उन्हें कागज खंगालने पड़ते हैं। 7 साल पहले मैडम, इनकम टैक्स का जो रिटर्न भरने का सिलसिला होता है, मेरे ख्याल से हर व्यक्ति भरता है।
इनकम टैक्स की भरता है, अन्य भी कोई भी रिटर्न हो, चाहे जीएसटी हो चाहे कुछ हो, हर कोई कुछ ना कुछ भरता ही भरता है। उसकी लास्ट डेट भी होती है, ओवर डेट भी होती है। हमने अगर गलती कर दी 2 महीने बाद भर पाए, नहीं किसी कारण से भर पाए, तो अब 215 करोड़ की पेनल्टी हमारे ऊपर लगा देंगे। ये तो एक बेईमानी है ना। अरे गलतियां होती इंसान से होती, किससे होती है? ठीक है। गलतियां तो इंसान से होती है। नहीं भर पाए, कोई कारण रहा होगा नहीं भर पाए। और एक बात बताएं, अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? माननीय अरविंद केजरीवाल सीएम है दिल्ली के, उनके ऊपर क्या आरोप है? उनके ऊपर आरोप यह है कि इन्होंने जो है शराब घोटाला किया, यानी कि पैसा लेके किसी को लाभ देने का काम किया। कितने करोड़ ले लिए? 100, 150, 200 करोड़, इससे ऊपर थोड़ी ले लिए। इनके जैसे भ्रष्टाचारी कौन होगा? मतलब लिए, 6,500 ये बात आप बैठे। मानते हैं? भ्रष्टाचार हुआ ये बात आप मानते हैं? शराब घोटाला हुआ ये बात आप मानते हैं? अरे यार, इनके यहाँ घोटाला देखो ना आप। शराब घोटाला को तो आपको 100 करोड़ का बहुत चुभ रहा, इनके घोटाले नहीं चुभ रहे, जिन्होंने पैसे लेके सिलक्यारा पुल जो बन रहा था, सिलक्यारा जो सुरंग बन रही थी, 56 करोड़ रुपए ले रखे। 56 करोड़ इनको क्यों दिए उन्होंने? वो के न्यूज को देते थे, वो किसी और को देते, यूकेडी को देते, बेचारी उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी है, उसमें पैसा ही नहीं है, उसको देते, वो उठ जाती। किसी आम आदमी को देते। उसने भाजपा को क्यों दिया? क्योंकि भाजपा ने उसको धंधा दिया। और दूसरों की तो ईडी सीबीआई से जांच करने की जरूरत है, भाजपा की तो जांच करने की भी जरूरत नहीं है। सारा स्टेट बैंक ने दे दिया। इनको तो तुरंत गिरफ्तार कर दो। इनके मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बैठे हैं, देश के सबसे बड़े बेईमान लोग जो सबसे बड़े शासन में बैठे हुए, इनको तो तुरंत गिरफ्तार करने की जरूरत है। वो ईडी सीबीआई क्या करेगी? स्टेट बैंक ने आंकड़े दे रखे हैं। कहा? आप एक बात बताएं, कोरोना काल में सारा देश हाहाकार कर रहा था कि किसी तरह वैक्सीन बन जाए, वैक्सीन बन जाए, हमारा इलाज हो जाए, हम मरने से बच जाएं। इन्होंने वहां भी पैसा खा दिया, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से पैसा ले लिया, उस टाइम पे पैसा ले रहे। जरूरत थी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को पैसा देने की कि आप बनाए, कौन क्या कर सकता है इस टाइम पर, इस टाइम पर देश कैसे बच सकता है, हमारे लोग कैसे बच सकते हैं, जरूरत ये थी। पर उस टाइम पे भी इन्होंने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से चंदा लेने का काम किया। इससे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन होगा? देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी आज शासन में बैठे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का, जहां इतने बड़े भ्रष्टाचारी लोग हैं और हम लोग इल्जाम लगा रहे हैं कांग्रेस पे, आम आदमी पे। सत्ता में ये बैठे हैं। दुर्भाग्य है देश का, जिसको ऐसा प्रधानमंत्री मिला, इतना तानाशाह प्रधानमंत्री मिला। मैडम, एक जमाना था, मैं अपने आप को भी इस पाप का भागीदार मानता हूं, क्योंकि 2019 में और 13 में मैंने भी इनको वोट दिया है। मैं राजनीति में नहीं था और मैंने भी भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार की राजनीति हो रही है, उसका गुनहगार मैं, जनहित की राजनीति खत्म हो चुकी है। क्योंकि राजनीतिक स्वार्थ, राजनेताओं का जो अपना संकल्प है कि हमें कुर्सी चाहिए, हमारा कितना फायदा है, वो इस लिहाज से सोचते हैं। हमारे साथ संगीता शर्मा जी भी जुड़ी हुई हैं आम आदमी पार्टी से, रुक कर लेते हैं। संगीता शर्मा जी, सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, दूसरी तरफ शराब घोटाले का मास्टरमाइंड माना गया है। ये जो शराब नीति घोटाला हुआ उसके मास्टरमाइंड हैं अरविंद केजरीवाल। एक तरफ जो अकाउंट सीज किए गए, दूसरी तरफ जो विपक्षी नेता हैं वो लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या वजह देख पा रही हैं? सोनी जी, देखिए, आज जो देश में चल रहा है लोकतंत्र और लोकतंत्र की हत्या करने का काम और तानाशाही का काम, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि इस ईडी ने ही जिसे मास्टरमाइंड बताया था शरद रेड्डी, जिसको ईडी के वहां पड़ा, मैं आपको बिल्कुल तारीख के साथ सोनी जी, बिना इधर उधर की बात किए पूरा बताना चाहूंगी। ईडी ने देखिए 11 नवंबर 2022 को शरद रेड्डी को इसी तथाकथित शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया और उनके घर पर पहुंची और उनको गिरफ्तार किया। उसके बाद 15 नवंबर 2022 को 5 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया और वो बीजेपी के खाते में पैसा चला गया शरद चंद्र की कंपनी के द्वारा। उसके बाद 21 नवंबर 2022 को बीजेपी ने वो 5 करोड़ रुपया भुना लिया जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जमा हुआ था, और जून 2023 में वो सरकारी गवाह बन गया और नवंबर 2023 में फिर उसने 25 करोड़ का चंदा दिया। 34.5 करोड़ का चंदा सोनी जी वो बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दे चुका है, जो इस तथाकथित शराब घोटाले का मास्टरमाइंड जिसको ईडी ने बताया था, संबंध तो उसके बीजेपी से है। वो बीजेपी को क्यों चंदा दे रहा है और अब वो सरकारी गवाह बना हुआ है। तो आप किसी को फंसाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ नवीन परसाली जी भी बैठे हैं, ईडी पूरी सुन रही हो, पूरी भाजपा की सरकार सुन रही हो, आपके पास सबूत है, आप सबूत लेकर के आइए, कोर्ट में पेश कीजिए, सजा दिलवाइए, नौटंकी मनोहर कहानियां गढ़ने का काम बंद कीजिए कि शराब घोटाला हुआ, ये कहना बंद कीजिए।
देखिए अब ये कहेंगे कि भाई उनको बेल नहीं मिली, मनीष जी इतने टाइम से अंदर हैं, अब इनको रिमांड में ले लिया। तो सोनी जी मैं सिर्फ यही कहूंगी, जो पीएमएलए नियम है, जो उसका कानून है, उसके तहत ही न्यायपालिका को भी कार्यवाही करनी पड़ेगी। न्यायपालिका उसके विपक्ष में जाकर कार्यवाही नहीं कर सकता, उससे परे कार्यवाही नहीं कर सकता। तो उस कानून में भी भाजपा ने ही संशोधन किया, और आज उस संशोधन करने के बाद उस कानून का इस्तेमाल विपक्ष के लिए किया जा रहा है। और ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो अजीत पवार, जिन पर 70,000 करोड़ का आरोप माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगाया, तो देखिए 23 नवंबर 2019 को जब उन्होंने शपथ ली थी, उसके बाद 25 नवंबर 2019 को उन पर जो ईडी का केस था वो बंद हो गया सोनी जी। उसके बाद 2020 में वो केस फिर शुरू हो गया, और आज जब वो अजीत पवार इनके साथ गलवैया डाल करके महाराष्ट्र में सरकार बना के बैठे हैं, तो वो केस बंद हो गया। छगन भुजबल जिनकी फाइल लीक हो गई सोनी जी, आप सोचिए कि ईडी इतना सतर्क है जो विपक्ष के लिए छगन भुजबल की फाइल लीक हो जाती है। तो मैं तो सीधे कहूंगी कि भाजपा का संबंध सोनी जी किसी भ्रष्टाचार से नहीं है, इनका संबंध है कि लोकतंत्र में विपक्ष को खत्म कर दिया जाए, जो इंडिया अलायंस बना उसको खत्म कर दिया जाए, और जो 400 पार का नारा था। अन्ना हजारे के बयान को कैसे देखते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि 2 बार चिट्ठी लिखी गई, क्योंकि अन्ना हजारे का बयान भी बेहद मायने रखता है। सोनी जी देखिए, आज किसी का बयान कोई मायने नहीं रखता। अगर ईडी प्रूफ लेकर के अरविंद केजरीवाल जी के घर पहुंचती और कहती कि हमारे पास ये सबूत है, अगर बयान मायने नहीं रखता संगीता जी, तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से इतना प्रदर्शन किया जा रहा है, देश स्तर पर प्रदर्शन करने की तैयारी चल रही है, और इस तरीके की जो बयानबाजी सामने आ रही है वो बेमाने हैं। फिर अन्ना हजारे जी किसी समय कोई बयान देते थे, और आज उनके बयानों में कितना फर्क है, ये भी सारे बयानों को देखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बीजेपी के उसमें आकर के, प्रभाव में आकर के कुछ भी बयान देंगे, वो हमारे लिए गुरु समान है, लेकिन जब वो किसी चीज को, क्या ये बयान दबाव में दिया गया बयान है? पे अभी आरोप लगाए सोनी जी, मैं फिर कहूंगी अरविंद केजरीवाल जी पर आरोप लगाए, वो दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन जो लोग दोषी सिद्ध हुए, ईडी ने जिन पर कार्यवाही की एक लंबी लिस्ट है, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, रमन सिंह हो, शिवराज सिंह हो, येदुरप्पा हो, रेड्डी ब्रदर्स हो, अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, संगमा हो, नारायण राणे, सुनील जाखड़, एकनाथ शिंदे, ज्योतिराज सिंधिया, हार्दिक पटेल, कैप्टन अमरिंदर, लंबी लिस्ट है, एक लंबी फहरिस्त है। आज वो भ्रष्टाचारी होकर के वॉशिंग मशीन में धुल गए क्या? तो भ्रष्टाचार से बीजेपी का दूर दूर तक ऐसा लेना देना नहीं है कि वो जीरो टॉलरेंस की सरकार है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार की गंगा में पूरी तरह नहाई हुई है। और चाहे हम यहाँ की भी बात कर ले, राजेंद्र भंडारी जो शामिल हुए कांग्रेस से भाजपा में, पहले उनकी पत्नी को भ्रष्टाचारी यही बीजेपी कह रही थी, यही बीजेपी उनको भ्रष्टाचारी कह रही थी, उन पर आरोप लगा रही थी, उन पर कार्यवाही करा रही थी। आज देखिए राजेंद्र भंडारी जी बीजेपी में आ गए तो बिल्कुल भ्रष्टाचारी नहीं रहा उनका परिवार। तो ये बीजेपी की राजनीति भ्रष्टाचार से इनका दूर दूर तक लेना नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए इन्होंने हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार देश में कर लिया। आज वो जनता के सामने है। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता, धन्यवाद उनका कि इतनी बड़ा आजादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाले को वो सामने लेकर के आए, जिसके लिए एसबीआई सर के बल खड़ा हो गया। सोनी जी, सारे देश ने देखा कि एसबीआई किस तरह से इनको बचाने के लिए सर के बल खड़ा था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उसको बाहर आना पड़ा, और वो सारी चीज। नवीन जी, इस बात का जवाब ले लेते हैं। आपने आशीष नौटियाल जी की भी बात सुनी थी, संगीता शर्मा जी की भी बात सुनी कि विपक्ष के नेता, विपक्ष में जो नेता रहे जिन पर खुद भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए, और इसके बाद अब तमाम बड़े नेता ऐसे जो बीजेपी में शामिल हो गए, वक्त इतना है नहीं कि आप उनको एक भ्रष्टाचार मुक्त होने की पाठशाला लगाकर बैठेंगे और इस तरीके का शिष्टाचार सिखाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो आखिर बीजेपी या विपक्ष के नेता जब भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो वो ऐसे साफ सुथरे बेदाग कैसे हो जाते हैं, बताइए जरा। जनता के सामने जिस कंपनी का, नवीन जी से जवाब लेना है, इसके बाद पीसी थपलियाल जी का रुख करेंगे। जी अनम्यूट करिएगा नवीन जी। नवीन जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट करिएगा। नवीन जी, आप सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट करिए प्लीज। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, आवाज आ रही है, कंटिन्यू। आपसे जवाब चाहिए। आप संगीता जी की आपने बात सुनी,
आपने आशीष नौटियाल जी की बात दोनों की बातें सुनी सुनी जी। मैंने दोनों की बातें सुनी, आपका भी सवाल सुना। सोनी जी, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पहले तो मैं आपको आपके माध्यम से इन सभी विपक्षी दलों को और इस देश की देवतुल्य जनता को भी ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई दागी ज्वाइन कर भी लेता तो वो दागी दागी ही रहेगा, उस पर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी। कुनबा बढ़ाने का फिर फायदा क्या? ठीक है संगीता फाइलों पे कार्यवाही चल रही है, मैंने मैं बताता हूँ, कार्रवाई सबकी फाइलों पर चल रही होगी। कार्रवाई अगर कोई दागी या कुछ अगर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेगा फिर भी दागी ही रहेगा, उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा। बाकी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आप इस डिबेट को, संगीता जी, डिबेट को डिरेल मत कीजिए, सुन लीजिए थोड़ा सा। मेरी आपसे विनती है कि थोड़ा सा मेरी बात को सुन ले। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई किसी दल का भ्रष्टाचारी हो या दागी होकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहा तो वो दागी ही रहेगा, उस पर कानून अपना काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं कहती कि इस पर कार्रवाई नहीं होगी, उस पर कार्रवाई होगी और जेल भी जा सकता है, और ऐसे ही दूसरे दलों के लिए भी है। मैं ये बताना चाहता हूँ सोनी जी, यहाँ पर मजेदार बात यह है कि आज जो अरविंद केजरीवाल जी का शराब घोटाला चल रहा है, इस घोटाले को सबसे पहले उजागर करने का काम कांग्रेस द्वारा ही किया गया। यही राज्यपाल महोदय के पास गए इस घोटाले को लेकर, और आज मजे की बात ये देखिए, दोनों दल एक दूसरे के बचाव के लिए किस तरह से आपस में मेल कर रहे हैं, ये यहाँ पर आपको देखना होगा। और जहां तक बात आपको है कि अन्ना हजारे जी का बयान आया है, संगीता जी आपको भी सुनना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बयान है। अन्ना हजारे जी इस आंदोलन के प्रणेता रहे हैं, जिनकी बदौलत इस पूरे राजनीति को बदलने का दावा अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। पूरी राजनीति को बदलने का दावा अरविंद केजरीवाल जी ने किया था, और आज वास्तव में उन्होंने इस राजनीति को बदल दिया। आज जो पहले मुख्यमंत्री हो गए देश के, जो घोटाले में जो अंदर चले गए हैं, उन्होंने इतनी बड़ी राजनीति को बदल दिया। आपको यहाँ पर समझना होगा, अन्ना हजारे जी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में आकर कभी भी मेरी बात को नहीं माना, ये उनका बयान है। मैं ये आपके सामने कोट करना चाह रहा हूं उनका बयान। और आप देखिए, जिस कांग्रेस को गाली देते देते आज आप सत्ता में पहुंचे थे, दिल्ली की सत्ता आपने हथियाई, पंजाब की सत्ता आपने हथियाई, आज उसी कांग्रेस के साथ मिलकर आप फिर एक हो रहे हैं। तो इस देश की जनता उस सबको देख रही है। आपको लग रहा है आज भारतीय जनता पार्टी को ऐतराज है, भारतीय जनता पार्टी में एक या डर है, एक नेतृत्व है, और वो नेतृत्व, वो जो नेतृत्व इस देश को दिशा दे रहा है, उसको जनता समझ रही है, उस नेतृत्व को जनता समझ रही है। और आज एक एक करके आशीष जी आपके पास आएंगे, तब आप रुक करिएगा। सोनी जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि संगीता जी एक मिनट संगीता जी, नहीं, मैं अब आपका तो हो गया आम आदमी पार्टी का, मैं कांग्रेस की तरफ जा रहा हूँ। सोनी जी, परिवारवाद, व्यक्तिवाद, वंशवाद की राजनीति से खुद इनके नेता परेशान हो गए। आज कांग्रेस एक दल के अंदर जो दलदल हुआ पड़ा है, उस दलदल में सभी धंस रहे हैं। इसलिए सब लोग को ये समझ में आने लगा कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। अगर विपक्ष तो कह रहा है मजबूती बढ़ाने के लिहाज से कांग्रेस के नेताओं को खरीदने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये आरोप है। आप एक उदाहरण, आप सबूत दीजिए ना। कोई नहीं कर रहा। क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के दफ्तर गई कोई इन्विटेशन लेटर लेके? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई अखबार में विज्ञापन निकाला कि कांग्रेस के नेता हमें चाहिए? ठीक है, सवाल इसीलिए मेरा ये था, नवीन जी, सवाल इसीलिए था कि भाई जब विपक्ष के नेता जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, संलिप्त हैं, तो उन्हें बीजेपी में शामिल ही क्यों किया जा रहा है? क्यों कुनबा बढ़ाए जाने का काम किया जा रहा है? पीसी थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं नवीन जी, क्योंकि समय कम है, 2 मेहमान बाकी हैं, अभी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। पीसी थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं। पीसी थपलियाल जी, विपक्ष के अकाउंट को सीज किया जाना और सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, अन्ना हजारे का बयान, विपक्ष के नेताओं का सत्ता पक्ष में शामिल होना, इन सब को कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारत की राजनीति में वो तथ्य बिल्कुल सही होता है कि जहां पे हम बोलते हैं कि हमाम में सब नंगे हैं। आज की तारीख में जब कभी भी चुनाव होता है तो पैसे के बल पे होता है, तो लोगों के पैसे इकट्ठा करने का अलग अलग ढंग है। अब जो हम यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं, इससे बहुत आगे राजनीति बढ़ चुकी है। सारे तोते इकट्ठे कर लिए हैं एक मास्टर ने, जिसके पास अकूत संपदा का मालिक है। उसने पूरे देश के संसाधनों को, इतना अंग्रेजों ने भी नहीं किया था जो इस टीम ने कर दिया है। पूरे देश के संसाधनों को 2 आदमियों के हवाले करते हुए और एक नया सिस्टम डेवलप कर रहा है, और वो सीधा सीधा हिटलर शाही के तौर पे आगे बढ़ रहा है। अब तोते यहाँ पे, मेरे को बड़ा अजीब लग रहा था कि अपने ही मास्टर को, वर्तमान जो भाजपा का प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हैं, अपने पूर्व मास्टर को किस तरह से गलिया रहा था। देखो, हम हिंदुस्तान के लोग हैं,
हमने जिसका नमक खाया है उसको कभी हम ऐसा नहीं बोलते। खबल्याल जी, मैंने किसी का नमक नहीं खाया, मैंने जिसको दिया हुआ नमक हमने ही दिया है। खबल्याल जी, नमक हमने ही दिया है जिसको दिया होगा। अगर कोई भ्रष्टाचारी होगा तो उसके साथ इस तरह से जुड़ेंगे किसी के साथ। अब इनको बहुत अच्छा नजर आ रहा है, वो व्यक्ति भ्रष्टाचारी रहेगा, वो व्यक्ति तमाम भ्रष्ट लोगों को अपनी जमात में शामिल कर रहा है। वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। मतलब जो लोग अगर वो वंशवाद की बात करते हैं, थप्पलियाल जी के हिसाब से अगर सत्ता पक्ष में भ्रष्टाचारी हैं तो विपक्ष में भी भ्रष्टाचारी हैं। एक बार प्रतिक्रिया ले लेते हैं, सेठी जी का रुख कर लेते हैं, नरेंद्र सेठी जी का। पीसी थप्पलियाल जी आते हैं, आपका रुख करेंगे वापस से। नरेंद्र सेठी जी, सत्ता पक्ष की जो रणनीति है वो क्या नजर आ रही है? क्या वाकई ये रणनीति विपक्ष मुक्त भारत की है? सोनी जी, विपक्ष मुक्त भारत कहें आपको, या कांग्रेस मुक्त भारत कहें, या संपूर्ण विपक्ष मुक्त भारत कहें, ये तो यही जानते होंगे। और ये इनके दिल में क्या होगा, इन्होंने आगे के बारे में क्या सोचा होगा कि भविष्य में हमको चुनाव करवाने हैं या नहीं करवाने, आज के बाद लोकतंत्र भारत के नाम के आगे जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा, ये बहुत सारे सवाल हैं। आज प्रवक्ता भले ही अलग अलग दलों के बैठे हैं, सब उनकी मजबूरियां हो सकती हैं कुछ बोलने के लिए, लेकिन जो खास बात है जिसको हम कहते हैं कि ये लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ होते हैं, बिल्कुल जो 4 स्तंभ हैं, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और मीडिया है, तो इस तरीके से जो 4 स्तंभ हैं उसके विधायिका है, तो इनको 4 स्तंभ की जिम्मेदारी बनती है कि वो स्वतंत्र होने चाहिए, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, वो पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ें। लेकिन एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर यहाँ पे है। भारत का जो स्थान है प्रेस की स्वतंत्रता में, वो 180 देशों में 161 नंबर है, जो 105 से लुढ़क कर पिछले 10 वर्षों में 161 पे आया है। हम पत्रकार जरूर कहते हैं स्वयं को, लेकिन पत्रकार अधिकतर स्टेनोग्राफर हो चुके हैं। वो इमला लिखते हैं, वो उनको कहने में, उनको बोलने में स्वतंत्रता उतनी नहीं रही। अब बात आती है जुडिशरी की। जुडिशरी में पूरे देश नहीं गिना चाहते, जो जहां पे राजशाही है उनको जुडिशरी में नहीं लिया जाता। तो 139 देशों में भारत का नंबर 180वां नंबर है। और आप ये सोचिए कि इस कल्पना के बीच में, और फिर जो विधायिका का आप सामने आपने चेहरा देख लिया कि बद्रीनाथ के जो विधायक हैं वो रातों रात उन्होंने दिन का खाना खाया कांग्रेस के पास और डकार मारने वो रात को गए भारतीय जनता पार्टी के पास। तो आप क्या उम्मीद करोगे, जो जनता के नेता चुन के आते हैं उनके लिए जनता, वो तो एक व्यक्ति है जो ये निर्णय ले रहा है, लेकिन जिसको 1 लाख वोट पड़े होंगे वहां पे, वो पूरे 1 लाख लोगों का निरादर नहीं है क्या? मैं अगर चुनाव लड़ता हूं और मैं अगर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ता हूं और उसके बाद मैं कांग्रेस में शामिल हो जाऊं, तो ये निरादर कांग्रेस का या भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये लोकतंत्र का निरादर है। तो हम लोकतंत्र की राह से ही भटक चुके हैं। लोकतंत्र अब लोकतंत्र नहीं रह गया भारत में। ये ना तो नेहरू और शास्त्री का देश रहा, ना ये अटल और अडवाणी का देश रहा। ये देश अब एक ऐसी दौर से गुजर रहा है जैसे इंदिरा गांधी ने एक समय पर आकर अपनी एक नई नींव बिछाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके का इंदिरा गांधी को भुगतना पड़ा उसके बाद, और वही दौर आज भाजपा अपना रही है। तो मुझे लगता है भाजपा को एक ऐसे दौर का आगे तैयार रहना चाहिए और उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मैं इतना बिल्कुल दावे से कह सकता हूं, क्योंकि अति का अंत होता है किसी भी चीज में। आप करिए, आज आप किसी को जेल में डाल दीजिए, कुछ करिए, लेकिन अगर न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं है तो उसको जेल में डालने वाले व्यक्ति को क्या न्याय मिलेगा? तो इन सब पहलुओं को हमें बहुत गौर से देखना पड़ेगा। हमारा देश किस दिशा की ओर जा रहा है, हमें दिशा तय करनी है आज की डेट में। जी सोनी जी बताइए। बिल्कुल, देश की दशा और दिशा कैसे बदलेगी? क्या इसी रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी बदलेगी? नवीन जी इस बात का जवाब देते हैं, फिर पीसी थप्पलियाल जी का रुख करेंगे। जी सोनी जी, मैं इस बात पर कह रहा हूं कि न्यायपालिका अपना काम कर रही है। जब राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने अपने तथ्य पेश किए तो तब अरविंद केजरीवाल जी को रिमांड पर भेजा गया। न्यायपालिका का जो फैसला सामने आता है उसमें भी विश्वास करना चाहिए। बिल्कुल, न्यायपालिका में विश्वास करना चाहिए। न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका के बाद अभी वरिष्ठ जो हमारे पत्रकार हैं, सेठी जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और कई बार बहस में उनसे बहुत अच्छे
ज्ञान सुनने को मिलता है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है और चौथा स्तंभ मीडिया जिसको कहा जा सकता है। और मैं क्या ये कहूं कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ काम कर रहे हैं? आप नहीं कर रहे हैं, आप स्वतंत्र काम कर रहे हैं। ऐसी न्यायपालिका काम कर रही है, ऐसी कार्यपालिका काम कर रही है, ऐसी विधायिका काम कर रही है। इस देश में आप ये देख सकते हैं कि शेट्टी जी ने ठीक कहा कि जो भी चीज होती है बढ़ती है उसका अंत होता है। आप देखा इंदिरा गांधी जी के जमाने में जो इमरजेंसी लगी थी वो उनका चरम हो गया था, उसका अंत होना था और अंत के बाद सुशासन आना था। तो आज सुशासन की बारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आई है। तो इस देश में सारी चीजें स्वतंत्र रूप से अपने पास काम कर रही है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो। लेकिन विपक्ष उससे बौखलाया है। विपक्ष के पास आज ताकत नहीं है। जो जनाधार भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा है और जो जन दबाव कांग्रेस के नेताओं पर है, उस जन दबाव को झेल नहीं पा रहे हैं और आज पंगु हो चुकी है कांग्रेस। और इन चुनाव में आप देख सकते हो कांग्रेस कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पा रही है, तो कांग्रेस की हालत ऐसी होगी। और आप अगर खाता फ्रीज या दूसरी चीजों का बहाना लेकर इस हार को स्वीकार कर रहे हैं, हार का ठीकरा उन पर फोड़ रहे हैं और अपनी हार मान रहे हैं, तो हम मान रहे हैं आपकी हार। तो फिर इस तरीके का दबाव बनाने की क्या पड़ी थी भारतीय जनता पार्टी को? अगर पौड़ी सीट से गणेश गोदेलियाल जी को उतारा गया था वहां से, तो फिर इतना दबाव क्यों बनाया गया? अगर डर नहीं है जीत का और अगर वाकई कमजोर है विपक्ष, तो इस तरीके की रणनीति क्यों भारतीय जनता पार्टी की? सोनी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा क्योंकि कांग्रेस इस पर भी आड़ ले रही है। गणेश गोदियाल जी को इनकम टैक्स का नोटिस आया। मैं आपको ये स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि गणेश गोदियाल जी एक बिजनेसमैन है जो महाराष्ट्र में बिजनेस करते हैं और उनका मेरे को लगता है रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन का बिजनेस रहा होगा। तो उस संबंध में कुछ ट्रांजेक्शन उनके खिलाफ हुई है 2012 से और उसमें उन ट्रांजैक्शन में इनकम टैक्स ने उनको नोटिस भेजा है। और ये पहली बार नहीं भेजा है, ये बार बार आता रहता है, अपनी प्रक्रिया के तहत आता रहता है। संयोगवश वो चुनाव के समय भी आ गया वो नोटिस और उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और उससे सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं, सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उनको पता है कि जब उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है, ठीक उससे पहले ही नोटिस आ जाता है। इस तरीके की गतिविधियां ठीक आगामी लोकसभा चुनाव से पहले और एक्टिव हो जाती हैं, मतलब सुपर एक्टिव हो जाती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 2012 जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, ठीक है, कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, तब से गणेश गोदियाल जी को नोटिस आ रहा है, लेकिन वो नोटिस का पालन नहीं कर रहे हैं। इनकम टैक्स लगातार उनसे कह रहा है कि जो आपका इनकम टैक्स बनता है, आपने जो घोटाले किए हैं उन पर मिलिए और उनको संभालिए। अब इस वक्त भी नोटिस आया, उस नोटिस को दिखा रहे हैं। उनको 2012 से नोटिस आ रहे हैं, उनको तो जाना चाहिए। पीसी थपलियाल जी, आपका रुख करेंगे। जिस रणनीति के साथ सत्ता पक्ष काम कर रहा है, आशीष जी इसके बाद आपका रुख करेंगे। पीसी थपलियाल जी, चूंकि समय कम दिया था आपको, देखा जाए जिस रणनीति के साथ अभी विपक्ष की तरफ से तमाम आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं और आरोपों को सत्ता पक्ष बौखलाहट बता रहा है विपक्ष की, तो ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर क्या वाकई विपक्ष कमजोर है या फिर सत्ता पक्ष का कुनबा जिस तरीके से बढ़ रहा है, या फिर कुनबा बढ़ने के बावजूद भी उसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं डर है? देखिए, आप 2014 से वो काला दिन इस भारतवर्ष के आए जब से एक व्यक्ति ने और एक ग्रुप ने एक षड्यंत्र रचा देश के आगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह वो तो बिजनेस करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा किया कि पहले 2014 का आप चुनाव देखोगे तो उसमें पूरी तैयारी के साथ अन्ना को तैयार किया एक वर्ग ने इनके, और अन्ना को मैं पूरी तरह से उस मूवमेंट को जानता हूं। और जब इस चीज को इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने देखा कि अपने ये तो अन्ना, ये पूरा बड़ा भारी खेल अन्ना फंस गया उसमें, तो तब वो उनसे अलग राह लिया। अब अन्ना क्यों उसके पक्ष में बोलेगा जिसने बेइज्जती करके अन्ना को छोड़ा और अपना एक राजनीति इस देश में खड़ी की और इतनी भयंकर की कि 10 साल में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग दल, देखो मैं उनके दल का नहीं हूं, लेकिन कोई भी इतिहास गवाह है कि आम आदमी पार्टी फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल पार्टी रही है इस देश की। कोई भी क्षेत्रीय दल एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमाओं में नहीं घुस पाया। ये घुसा, ये पंजाब को इसने हासिल किया, गुजरात में गया, गोवा में गया, तो इतना फास्ट। हमने उस समय नक्सल मोर्चा बनाया था, हम एक ही चुनाव के बाद मुंह के बल पे गिर गए। उस समय इन्होंने 2G और 3G को आधार बनाया था 2014 में, और जब इनको सत्ता हासिल हो गई तो 2G और 3G में एक बच्ची भी जेल में नहीं डाली गई। ओली भाली जनता को नहीं मालूम इन लफंडरों, इन देशद्रोहियों का गैंग के बारे में। अब आती है 2019 में, 19 में पुलवामा किया जाता है,
और पुलवामा के बाद तुरंत राजस्थान में जाता है व्यक्ति, बदला लूंगा। और देखिए उस समय पूरा पाकिस्तान को लेकर राष्ट्रभक्ति के नाम पे अपनी नैया ने, इस समय राम के नाम पे नैया पार करना चाह रहा था वो व्यक्ति, लेकिन उसको शक हो रहा है कि देश समझ गया मेरी चालों को, इसलिए वो ऐसे मरता क्या नहीं करता वो। नहीं तो आपने किसी भी चुनाव में इंदिरा गांधी के टाइम में भी उन्होंने किसी पे ईडी और सीबीआई के छापे नहीं मारे थे। ये तो देखिए, जो आप गणेश गोदियाल की बात करते हैं, तो इनको क्या गणेश जोशी प्रवक्ता यहाँ पे जानता है कि गणेश जोशी के ऊपर आय से ज्यादा संपत्ति का मामला एक एडवोकेट ने डाल रखा है, उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे। अपने जो मेयर है वो पूरा क्या क्या किया मेयर ने, हम सब देख रहे हैं, अपने सामने देख रहे हैं, उसके ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हम इनको बोल रहे हैं कि अंकिता का वीआईपी बता दो भाई, नहीं बता रहे। ये ईमानदार है कि बेईमान है, ये देखिए, ये क्या हम लोग नहीं देख रहे हैं? ऐसे बेईमानी नहीं, ये तो राष्ट्र विरोधी लोग हैं जो इस देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं पे कुठाराघात करते हुए इस देश को पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं। और वो उसमें इनको मालूम नहीं है अभी कि जो स्थिति पाकिस्तान में भुट्टो के साथ, याह्या खान के साथ, क्योंकि हम पुराने लोग हैं, हम जानते हैं वही स्थिति इस भारत में होने जा रही है। भारत की जो लोकतांत्रिक मर्यादाओं से कांग्रेस प्रवक्ता से जान लेते हैं, लोकतंत्र खतरे में है, लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, संविधान बचाए जाने को लेकर विपक्ष की क्या रणनीति रहेगी आगे? जी, विपक्ष की रणनीति जनता की, देखो आज प्रशांत किशोर ने आशीष नौटियाल जी का करेंगे, पीसी थपलियाल जी। हाँ जी, मैं बोलूं मैडम? आशीष नौटियाल जी से सवाल था जी। आशीष जी अनम्यूट कर लें। मैं मैडम जनता से चाहूंगा कि वो आंख कान खोल कर देखें कि देश में क्या हो रहा है, अंधभक्ति ना करें। आज जरूरत है देश की जनता को समझने की। हमारा क्या जाता है, अगर विपक्ष नहीं रहेगा हम भी अपने घर बैठ जाएंगे कोई काम। लेकिन एक विपक्ष है क्यों? विपक्ष जनता के लिए तो है। यही तो वो विपक्ष है जिसके कारण 1100 रुपए का सिलेंडर आपने 450 1100 किया, फिर 800-900 रुपए कर दिया। और यही विपक्ष है जो आपको 2-3 हजार रुपए करने से रोकता है। यही वो विपक्ष है जो आपको पेट्रोल के दाम 100 रुपए से नीचे लाने में विवश करता है। अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो जनता की आवाज पहुंचेगी कैसे? जनता की आवाज इन तानाशाह लोगों तक पहुंचेगी कैसे? विपक्ष जनता के हित के लिए है, अपने हित के लिए नहीं है। विपक्ष ने क्या करना? ठीक है। फाइनल कमेंट वरिष्ठ पत्रकार से ले लेते हैं, फाइनल कमेंट ले लेते हैं नरेंद्र सेठी जी से। नरेंद्र जी, क्या लगता है जिस तरीके से जो गतिविधियां बनती हुई नजर आ रही हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, जिस तरीके की राजनीति है उसमें जो अहम मुद्दे हैं आम जनता के हित के, वो खोते हुए नजर आ रहे हैं? पहले तो सबसे पहले सोनी जी, सबसे पहले जो लोकतंत्र की परिभाषाओं को विकृत कर दिया है उसको सुस्पष्ट करना पड़ेगा, उसको दोबारा से परिभाषित करना पड़ेगा। लोकतंत्र क्या है? इस देश का जो लोकतंत्र पटरी से उतार दिया है, उस लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। और इसका सटीक उदाहरण बिल्कुल, जो एक भी लकीर से इधर से उधर नहीं है, गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रही हैं महिला मोर्चा की, उनका बयान मैं आपको बताता हूं। उन्होंने क्या कहा सोनी जी? उन्होंने कहा कि आज भाजपा एक बड़े डायनासोर की तरह हो गई है, जिसे पता नहीं कि उसकी पूंछ कुचल दी जा रही है, और इस संदेश को उसके डायनासोर रूपी विशाल शरीर में तंत्रिका तंत्र के माध्यम से मस्तिष्क तक की यात्रा करने में समय लगेगा। बहुत गहरी बात कही है उन्होंने। ज्योति पांड्या है जो, बिल्कुल, और इस बात को समझना पड़ेगा। अगर खुद नरेंद्र जी, समय कम है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन नवीन जी ये जो बयान का एग्जाम्पल दिया है भारतीय जनता पार्टी को, मुझे लगता है बहुत गहराई और गंभीरता के साथ सोचने की जरूरत है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय कम है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।